गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल है आपका। और अपन स्टार्ट करेंगे अपना अगले चैप्टर का रिवीजन। सर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पीजीबीपी। सर सबसे बड़ा चैप्टर जो बच्चों को सबसे ज्यादा डराता है उस चैप्टर का अपन यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्या करना है पता है, आपको बस ये मेरे सामने चार्ट बुक खोल के अपने सामने आपको चार्ट बुक खोल के बैठ जाना है और मेरा रिवीजन लेक्चर खोल के बैठ जाना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझते जाना है। आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग सेक्शन 28 से। सर चार्जिंग सेक्शन 28 क्या बोलती है कि सर इनकम टैक्स एक्ट में जो पीजीबीपी हेड है उसमें कौन सा वाला इनकम टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। सबसे पहले सर नाम से लग रहा है ना पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सर जो अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन जो अपन को प्रॉफिट आ रहा है वो अपना इस हेड में टैक्सेबल होगा। सिंपल सा बात है ना, जो आपको बिजनेस एंड हेड से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो गेन आपको आ रहा है वो आपका इस साइड में टैक्सेबल होने वाला है। बिल्कुल सर इस साइड में अपना टैक्सेबल होने वाला है। नॉन कॉम्पिट फीस, सर ये क्या होता है, इसका मतलब है आपको धंधा ना करने के लिए किसी ने पैसा दिया है। आपका मान लो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बेचते हो, सामने वाला सेम दुकान वाला इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बेचता है, वो आपको क्या बोलेगा, ये पकड़ 10 लाख रुपए, तू यहाँ पे इस एरिया में धंधा नहीं करेगा, आपको मिलेगा नॉन कॉम्पिट फीस। ये भी आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट या फिर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक कि अगर आपको ट्रांसफर करने से आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है वो भी आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए सर ये क्या होता है ना कि आपको गवर्नमेंट ने कुछ ऑथराइज कर दिया कि आप इतने अमाउंट का गुड्स और ये वाला गुड्स आप बिना किसी ड्यूटी को पे किए हुए आप इंपोर्ट कर सकते हो या बिना परमिशन के आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपने उतना खुद ने इंपोर्ट नहीं किया, आपने वो लाइसेंस किसी और को बेच दिया, उसकी वजह से आपको कुछ पैसा मिल गया, वो भी आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल हो जाएगा। आपको कोई भी केस असिस्टेंस मिलता है, मतलब कोई भी आपको केस इनाम वगैरह मिल गया या फिर आपने कहीं से भी पैसा ले लिया, वो आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप बिजनेस में लेते हो तो। ठीक है। एफएमवी ऑन इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑन कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट। अपन कैपिटल गेन का जब रिवीजन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई अगर अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ा है और आपने इन्वेंट्री को क्या कर दिया सर, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, आपने इन्वेंट्री को क्या किया सर, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। चलिए सर अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, अगर आपको फर्म से क्या मिलता है सर, सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, वो सब आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल होने वाला है आपके हाथ में। सर आपको कोई रिफंड मिलता है एक्साइज ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का, वो भी आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल होगा। या फिर आपको कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट मिलता है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो भी आपका बिजनेस साइड में टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आपको यहाँ पे पता लग गया कि कौन सा इनकम आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। फिर बात करते हैं सर एक इनकम का एक टाइम आता है स्पेकुलेशन बिजनेस। ये क्या होता है, ऐसा बिजनेस जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, मतलब वादे का बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यापारी है और ये एक बिजनेसमैन है। एक ही तो बात हुई, व्यापारी और बिजनेसमैन। हाँ चलो मेरी बात सुनो, दोनों क्या है, बिजनेसमैन है। इसके पास क्या ना, ये बेचता है गेहूं, ठीक है। ये आया इसके पास, इसने बोला कि मेरे को 3 ट्रक भर के गेहूं चाहिए, क्या रेट लगेगी। उसने कहा कि 25 रुपए किलो, ठीक है, 25 रुपए किलो रेट लगेगी। ठीक है, माल अपने पास ही रखो, 25 रुपए के हिसाब से मेरा भाव बुक कर दो आप यहाँ पे। 4 दिन के बाद आया कि भाई भाव क्या हो गया, कि सर भाव तो अभी 28 रुपए चल रहा है। एक काम करो ना, जो मैंने आपको 25 रुपए में लिया था ना आपसे, मैंने क्यों वो आपसे उठाया तो नहीं मैंने आपसे, कि नहीं आपने मेरे से उठाया नहीं। एक काम करो उसको 28 के बाद में वापस बेच दो अपने आप को ही, और मेरे को जो बीच का डिफरेंस का 3 रुपये है ना वो आप मेरे को पे कर दो। मतलब यहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई बट इसको क्या हुआ ना, प्रॉफिट हो गया। देखो क्या लिखा है, डील अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। आपको प्रॉफिट हो गया, एक बंदे को लॉस भी हो गया बट एक्चुअल डिलीवरी उसमें नहीं हुई। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैलकुलेट होता है। अगर मान लीजिए आपका नॉर्मल बिजनेस भी है तो उसका आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे, और स्पेकुलेशन बिजनेस का आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे निकालने वाले हो। सर 3 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जो लगते हैं कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है बट वो स्पेकुलेटिव नहीं है। पहला आपका हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा आपका ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में हेज करते हो अपने लॉस को बचाने के लिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो या फिर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो, तो आपका लगता है कि ये आपका स्पेकुलेशन बिजनेस है, बट आपका ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस में काउंट होगा। चलिए सर बिजनेस हेड में आप इनकम कैसे निकालने वाले हो, यहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। सर बिजनेस हेड में आप पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालने वाले हो, यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। सर सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन में आपको एक पी एंड एल दे रखा होगा, देख लेना। क्वेश्चन में आपको एक पी एंड एल दे रखा होगा, उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट होगा ना वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। अरे क्या हो रहा है भाई, उसमें जो आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें कुछ ऐड लेस करोगे। सर क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे? इसमें ऐड करोगे एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पी एंड एल बट नॉट अलाउड। सर क्या चीज है, अब मेरी बात समझना। आपको पता है पी एंड एल अकाउंट कैसा दिखता है? बिल्कुल सर हमको पता है, हमने सीपीटी में अकाउंट्स पढ़ा है। देखो ये रहा, फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा है चलो, ऐसा आपका पी एंड एल अकाउंट रहता है, ठीक है। यहां पे आप सेल लिखोगे अपना, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 500 रुपये। यहां पे आप परचेज लिखोगे, फॉर एग्जांपल हमने लिखा सर 100 रुपये। यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर लिखोगे, एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपने 200 रुपये। यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखोगे, आपका प्रॉफिट हो गया सर 200 रुपये, ये आपके 500 रुपये मैच हो गए दोनों साइड में। अब मेरी बात समझना, आपने क्या किया ना, ये जो 200 रुपये का एक्सपेंडिचर लिखा है आपने, यहाँ पे जो 200 रुपये का एक्सपेंडिचर लिखा है उसमें 30 रुपये ऐसे लिख दिए हैं जो कि आपको अलाउड ही नहीं होता। मतलब आपने एक पुलिस वाले को घूस दिया, वो 30 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिए, तो ये आपको इनकम टैक्स तो अलाउड नहीं करेगा ना कि आपने घूस दिया है किसी को, तो ये आपके प्रॉफिट में वापस ऐड होना चाहिए। पहले आपने बोला कि 200 रुपये पे आपको टैक्स दूंगा, अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 30 रुपये जो घूस दिए ना वो हम आपको अलाउड नहीं करेंगे, तो आपको 230 रुपये पे टैक्स पे करना है। समझ गए मेरी बात को? जो खर्चा आपको अलाउड नहीं किया है गवर्नमेंट ने वो आपको वापस ऐड करना है अपने प्रॉफिट में, तो यही यहाँ पे किया है। देखो क्या लिखा है, ऐड किया है एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू पी एंड एल बट नॉट अलाउड। जो आपको अलाउड ही नहीं है उसको वापस क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। सर लेस में क्या लिखा है, जो आपको एक्सपेंडिचर अलाउड है बट आपने उसको पी एंड एल में लिखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला पी एंड एल बनाया और आपका यहाँ पे 200 रुपये प्रॉफिट आ गया, फिर आपने कहा अरे रे 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 क्या हुआ कि सर मैंने 100 रुपये सैलरी दिया है, मैंने 100 रुपये का सैलरी पे किया अपने स्टाफ को, बट मैंने पी एंड एल में डालना भूल गया मैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं ना, इसको अभी डाल दो। अभी डालने का मतलब क्या है, आपको पहले 200 रुपये पे टैक्स पे करना था, अब आप 100 रुपये कम कर दो, हमको सिर्फ 100 रुपये पे टैक्स चाहिए। यही चीज यहाँ पे लिखी है, एक्सपेंडिचर जो आपको अलाउड है बट आप उसको पी एंड एल में डालना भूल गए हो, आपने उसको डेबिट नहीं करा है, तो उसको आप लेस कर दीजिए यहाँ से। फिर सर अगला पॉइंट, ये समझ लेना मेरी बात को ना, ऐड क्या लिखा है, इनकम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड टू पी एंड एल। सर जो आपका इनकम टैक्सेबल है बट आपने पी एंड एल में डाला ही नहीं, मतलब सर आपको यहाँ पे पता लगा कि सेल तो मेरा कितना था सर 600 रुपये था, 100 रुपये में डालना ही भूल गया। गवर्नमेंट बोल गई मेरी बात सुन, जो सर 600 रुपये में 100 रुपये तू डालना भूल गया है, सेल सिर्फ तूने 500 रुपये डाला है, तो अगर तू 600 डालता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेल 600 रुपये डालता तो तेरा प्रॉफिट कितना आता सर 300 रुपये, बराबर 300 रुपये आता। अब तूने 500 डाला तो कितना आया प्रॉफिट सर 200 रुपये। तो एक काम करना, 100 रुपये से प्रॉफिट को बढ़ा दे, जो इनकम तू डालना भूल गया उसकी वजह से प्रॉफिट को बढ़ा दे। ये देखिए इसने सेम किया है, ऐड कर दिया इसने। फिर अगला, सर आपने इनकम को पी एंड एल में क्रेडिट तो कर दिया बट वो टैक्सेबल ही नहीं था, तो उसको हटा दे भाई। अब देखो तूने क्या किया यहाँ पे, तूने क्या किया यहाँ पे 500 रुपये का सेल डाल दिया। अब इसमें से तूने जो सेल किया ना उसमें से 100 रुपये का एग्रीकल्चर इनकम था, जो टैक्सेबल ही नहीं होता, इस पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम 200 रुपये टैक्स नहीं लेंगे तेरे से, क्योंकि 100 रुपये का तो एग्रीकल्चर इनकम है जो तूने लेस किया ही नहीं, तो उसको लेस कर दे यहाँ से। अब सिर्फ देखो 100 रुपये पे यहाँ पे टैक्स पे करना रहेगा। देखो सेम टू सेम लिखा, लेस किया है, इनकम क्रेडिटेड टू पी एंड एल, आपने पी एंड एल में डाल तो दिया बट वो टैक्सेबल ही नहीं है, तो उसको यहाँ से हटा देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा सर, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला डायग्राम पूरा समझ में आया, समझ गए? चलो सर अब अपन बात करेंगे कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड होंगे, मतलब आपको पी एंड एल में से, प्रॉफिट में से आपको कम करने रहेंगे। देखो क्या लिखा है, रेंट भाड़ा, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सर यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर देखने का जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखना, आपको सेक्शन नंबर नहीं देखने ना आपको एग्जाम में कोड करने हैं, आपको सिंपल आपको प्रोविजन पता होना चाहिए। रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो जो आप भाड़ा पे करते हो अपने बिल्डिंग का, अपने फर्नीचर का, अपने प्लांट एंड मशीनरी का, वो भाड़ा आपको अलाउड है, आप उसको पी एंड एल में डेबिट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप अलग से उसको लेस भी कर सकते हो, आपको अलाउड हो जाएगा। बट अगर वो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर या बिल्डिंग आपकी खुद की है,
आप उसके ओनर हो तो आपको भाड़ा अलाउड नहीं होगा। इफ एसएससी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी देन नॉट अलाउड। उसको भाड़ा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी है तो आप अपने आप से भाड़ा लेके क्या कर रहे हो, बिजनेस में फालतू का खर्चा दिखा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम आपको अलाउड नहीं करेंगे। बट अगर आपने उसको जेन्युइनली आपने उसको क्या लिया, उसको रेंट पे लिया है, फिर आप भाड़ा पे कर रहे हो तो आपको रेंट अलाउड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आपको अलाउड हो जाएगा। रेवेन्यू रिपेयर, अगर आपने रिपेयर कराया अपने बिल्डिंग का, मशीनरी का, फर्नीचर का, तो उसका रिपेयर का खर्चा भी आपको अलाउड हो जाएगा। बट आपने सर उसका कैपिटल रिपेयर कराया, मतलब जिस रिपेयर की वजह से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, तो उसको आपको अपना फिक्स एसेट्स मानना है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लोगे, बट आपको यहां पे वो अलाउड नहीं होगा। ध्यान रखना, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड होता है, कैपिटल रिपेयर आपको अलाउड नहीं होता है। यहां तक आपको क्लियर है? यहां से हमको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट सर, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अपन यहां पे बात करेंगे। डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी टू क्लेम। आपको क्लेम करना क्या सर, मैंडेटरी है, अगर एसएससी के पास डेप्रिशिएबल एसेट है तो। सर क्या कंडीशन रहेगी डेप्रिसिएशन क्लेम करने का? पहली बात तो एसएससी के पास एसेट होना चाहिए, एसएससी के पास एसेट होना चाहिए उस पे जिसपे वो डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है। सेकंड, एसएससी जो उस एसेट को बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घर पे यूज कर रहा है, उसका डेप्रिसिएशन बिजनेस में क्लेम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एसेट उसके पास होनी चाहिए और उसको बिजनेस में यूज करना चाहिए। इधर एक्टिव यूज करे चाहे पैसिव यूज करे। सर एक्टिव यूज और पैसिव यूज क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, पता है बिजनेस में ना, अगर आप बहुत सारे एसेट्स परचेज करके लेके आते हो, तो पता है आपको एक फायर एक्सटिंग्विशमेंट आता है जिससे आप आग बुझाने के लिए काम में लेते हो, बराबर? वो आपने लाके रख दिया, अब वो यूज हो ही नहीं रहा है, पर उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिल जाएगा ना, क्योंकि वो पैसिव यूज में, रेडी टू यूज है वो। सर ऐसा तो है नहीं इसको यूज करने के लिए बिजनेस में आग लगा देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना अपन, तो उसका भी अपन को यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चलो, डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली टू ओनर ऑफ द एसेट। मालिक को ही अलाउड होगा, ध्यान रखना। अगर आपने कहीं से भाड़े पे लिया है एसेट को, तो जो मालिक है ना उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ हायर परचेज, हायर परचेज में पता है क्या होता है कि सर आप एक अमाउंट हर मंथली या फिर 2 महीने जो भी आपने टाइम डिसाइड किया उसमें आप एक अमाउंट देते रहते हो, और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना तो एसेट आपका बन जाएगा। मतलब इसमें आपको पता है ना, आप किस्त वाला सिस्टम है, जब मैंने लास्ट किस्त दे दी वो एसेट मेरी हो जाएगी, तो आप पहले दिन से उस पर आप डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। बट अदर केस में अगर आपने उससे रेंट पे लिया है तो उसका मालिक ही उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। सर जो आपने एसेट है ना, अगर इस साल में 180 दिन से ज्यादा यूज किया है, इफ एसेट यूज मोर देन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर, देन half rate of depreciation will be allowed. Sorry. If asset use less than 180 days, अगर आपकी एसेट 180 दिन से आप कम यूज करते हो इस साल में, तो आपको आधा डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। सर आधा पूरा कैसे मिलता है? देखो यहां पे आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है, तो ये जो रेट लिखा है ना, उसी रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आपने 180 दिन से कम यूज किया है तो आपको आधा डेप्रिसिएशन यानी कि आधा रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आपने पूरा यूज किया है, 180 दिन से ज्यादा यूज किया है, तो आपको यहाँ पे फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपन रेट की बात करें तो बिल्डिंग के केस में आपको देखना पड़ेगा आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या आपका अदर बिल्डिंग है या फिर आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मूवीज का सेट वगैरह लगता है वो वाला है। अगर आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपका अदर बिल्डिंग है तो आपको 10% के रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, अगर आपका मूवी वाला सेट है, तो आपको 40% का यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा पर एनम। फर्नीचर पर आपको 10% मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी पे जनरली प्लांट एंड मशीनरी पे आपका 15% डेप्रिसिएशन रहता है। बट ध्यान रखना, अगर आपके पास मोटर टैक्सी है या फिर लॉरी है, बस है, जो आपने हायरिंग बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है, इसको आपने हायरिंग बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है, तो आपको यहाँ पे 30% का डेप्रिसिएशन मिलेगा पर एनम का। बट अगर आपने उसको हायरिंग के लिए खरीदा, अगर आपने उसको हायरिंग पर्पज के लिए परचेज करा है, तो उसमें आपको 45% के रेट से यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चलो, एरोप्लेन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एनर्जी सेविंग डिवाइस, विंडमिल, बुक्स वगैरह पे आपको या कंप्यूटर वगैरह पे आपको 40% के रेट से यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। शिप्स की बात करें तो आपको 20% मिलेगा। इनटेंजिबल एसेट की बात करें तो 25% मिलेगा। सर शिप का बोला 20%, एरोप्लेन का 40%, यहाँ लिखा है ना एरोप्लेन 40%। ध्यान रखना, पानी में चलता है तो 20%, हवा में चलेगा तो 40%। क्लियर? पानी में चलेगा तो 20%, हवा में चलेगा तो 40% आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं, अगर आपने सर एसेट को पार्टली यूज किया है, सर कौन सा पार्टली यूज?
इफ एसेट पार्टली ओन, सॉरी, अगर आपने एसेट को पार्टली ओन किया है, यूज भी आएगा, यूज हम आगे पढ़ेंगे। इफ एसेट पार्टली ओन्ड बाय एसएससी देन पार्टली डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। सर फॉर एग्जांपल एसेट है, एक गाड़ी है या फिर एक मकान है जिसके आप दो मालिक हो, तो अगर आपको 50-50 का आपका रेशियो है तो 50% बिल्डिंग पे ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा और 50% बिल्डिंग पे उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 100% बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन लेके बैठे हो और 100% बिल्डिंग पे वो डेप्रिसिएशन लेके बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऑन लैंड, लाइव स्टॉक, गुडविल। लैंड जमीन पे, लाइव स्टॉक जानवरों पे और गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता है। चलिए, एंटिटीज इन बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैविंग ऑप्शन इधर दे कैन फॉलो WDV और मेथड और SLM मेथड। मेरी बात सुनो, आपको पता होगा डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, एक तो WDV होता है, एक SLM होता है। तो सर जो एंटिटीज है ना, जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इंगेज्ड है, तो उनके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो WDV मेथड फॉलो कर सकते हैं, चाहे SLM मेथड फॉलो कर सकते हैं। इफ SLM मेथड फॉलोड देन नो एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये भी अपन रिवाइज करने वाले हैं, तो ध्यान रखना। अगर पहली बात तो ये ऑप्शन सिर्फ 2-3 एंटिटी के पास होता है जिनके पास जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इंगेज्ड है, उनके पास ऑप्शन होता है। अगर वो SLM फॉलो करते हैं तो उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये एडिशनल जो डेप्रिसिएशन है ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। मतलब जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कुछ एडिशनली डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो ओनली एंड ओनली न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, एक्सेप्ट शिप एंड एयरक्राफ्ट। हवाई जहाज को छोड़ दो, पानी के जहाज को छोड़ दो, बाकी वाले एसेट पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा, एसएससी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर ये वाला एसएससी है तभी उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब या तो वो बंदा क्या सर मैन्युफैक्चरर है, किसी भी आर्टिकल थिंग का मैन्युफैक्चरर है, या फिर वो जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इंगेज्ड है। अगर ये वाला एसएससी है तो भी उसको क्या मिलेगा, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, और ये भी ओनली एंड ओनली इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी उसने परचेज करी है तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है क्या, नहीं सर, ये आपको जिस साल में आप परचेज करते हो उसी साल में मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%। रेट कितना रहेगा सर, 20% का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बट ध्यान रखना ये भी सेम रूल फॉलो करता है, अगर आपने उस एसेट को 180 दिन से कम यूज किया है इस साल, मतलब अगर आपने 2 अक्टूबर या उसके बाद में परचेज करा है तो आपको हाफ रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। हाफ ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड, रिमेनिंग हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अगले साल में मिल जाएगा। मतलब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन टोटल 20% ही मिलेगा। अगर आपने इस साल 180 दिन से कम यूज किया तो आपको आधा इस साल मिल जाएगा, आधा अगले साल मिल जाएगा। अगर आपने 180 दिन से ज्यादा यूज किया है तो पूरा आपको इसी साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर ध्यान रखना, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर वो प्रिंटिंग मशीन वगैरह लाते हैं ना, उनको भी यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड इफ मशीन एंड प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन और इन एनी गेस्ट हाउस। मतलब आपने अगर मशीन को घर पे लगाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट एंड मशीनरी की अपन बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में एसी भी आता है, एसी भी आपका प्लांट एंड मशीनरी में आता है। आपने मान लीजिए घर पे एसी लगा दिया, आप कह रहे हो एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए, या फिर आपने जहां ऑफिस में आप बैठ के काम करते हो वहां पे आपने एसी लगा दिया कि हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए, तो उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा ना मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो उसके बाद गवर्नमेंट क्या चाहती है, जहां आप काम कर रहे हो, जहां आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, वहां पे इंस्टॉल करो, वहां पे हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। अगर इसके अलावा आपने ऑफिस में लगा दिया, घर पे लगा दिया, गेस्ट हाउस में लगा दिया, तो उसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सर, डेप्रिसिएशन आप कैसे कंप्यूट करोगे, तो कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले तो आप देख लोगे भाई ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ब्लॉक का मतलब होता है सेम टाइप की एसेट और सेम रेट की एसेट। ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट मींस एसेट ऑफ सेम क्लास, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर आपका जो क्लास है, और फिर सेम रेट है उसमें, वो बन जाएगा आपका ब्लॉक। तो आपका ब्लॉक को आपको ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग WDV क्या है। उसके बाद इस साल में आपने जो परचेज करा है, जिसको 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया है, इसको कम यूज़ किया है, वो पे आप डिटेल लिख दोगे। फिर जो आपने सेल किया है वो डिटेल लिख दोगे। फिर आपका बैलेंस आ जाएगा, अगर आप ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा। उसमें से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, वो लेस कर दोगे तो आपका क्लोजिंग WDV यहाँ पे आ जाएगा। चलो, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमेलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन।
डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमेलगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन। तो आपको मान के चलना है पहले इससे कुछ हुई नहीं है, ना हमारी बिजनेस किसी बिजनेस के साथ जुड़ के अमेलगमेट हुआ है, ना डीमर्जर हुआ है हमारा, ना सक्सेशन हुआ है हमारा, तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना रहेगा। निकालने के बाद जिस रेशियो में आपका अमेलगमेशन, डीमर्जर वगैरह हुआ है ना, उस रेशियो में आप इसको डेप्रिसिएशन को बांट दोगे। देखो क्या लिखा, फर्स्ट कंप्यूट फुल ईयर डेप्रिसिएशन एज देयर इज नो अमेलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन। Thereafter distribute the such depreciation between amalgamating, demerged procedural company and amalgamated resulting or successor company in the ratio of number of days। जिस साल में मतलब फॉर एग्जांपल आपका 1 मई को हो गया अमेलगमेशन, तो आप पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे अलग अलग कंपनीज पे। फिर आपको पता लगे ना नई कंपनी रही थी 11 महीने, तो पुरानी कंपनी रही थी 1 महीना, तो 1 महीने में 30 दिन, बाकी वाले दिन को आपके नंबर ऑफ डेज में उस डेप्रिसिएशन को दोनों कंपनियों में बांट दोगे। अगर ये आपको सही समझ में आया तो भी चल जाएगा, और नहीं समझ में आया तो भी चल जाएगा। सही समझ में आया तो भी चल जाएगा, नहीं समझ में आया तो भी आपका ये चल जाएगा। चलो सर, ये जो आप एसेट्स देख रहे हो ना यहाँ पे, इन एसेट को बेचने पे ऑलवेज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। चलो, एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है सर? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है वो वाला कॉस्ट, वो वाला अमाउंट जिस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर किस पे मिलेगा? सर जितना में हमने एसेट को खरीदा है उस वैल्यू पे हमको क्या मिलेगा? सर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो किस पे मिलेगा? देखो, अगर आप एसेट खरीदते हो तो जितने में आपने खरीदा प्लस उसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाया, वो चार्जेस भी उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब पूरे अमाउंट पे आपको क्या मिलेगा सर? यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब दुकान से मशीन खरीदने से लेके यहाँ तक इंस्टॉल करवाने के सारे खर्चे का आपको क्या करोगे? आप अपनी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर उन खर्चों को आप P&L में नहीं ले जा सकते, उन खर्चों को आप P&L में नहीं ले जा सकते, वो आपको अलाउड नहीं होंगे। फिर वहां पे देखो क्या लिखा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट मींस ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एसेट अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज ऑफ सच एसेट। मतलब खरीदने से लेके यूजफुल कंडीशन में लाने तक का खर्चा। आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एसेट अप टू पुट टू यूज ऑफ सच एसेट एंड नॉट इंक्लूडेड सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। अब देखो क्या लिखा है, मेरी बात समझना। सर आपने कहीं से लोन लिया है मशीन को परचेज करने के लिए, तो सर आपने लोन लिया होगा फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को, और आपने मशीन जो परचेज करी यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया, उसमें आपको 2 महीने लग गए। तो जो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना उस लोन के ऊपर, वो भी आप मशीन की कॉस्ट में ऐड करोगे, उसको P&L में लेके नहीं जाओगे, उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड करोगे, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। समझ गए मेरी बात को? देखो क्या लिखा है, इफ पेमेंट एक्सेस ऑफ ₹10,000, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर चेक वगैरह से पेमेंट करना है। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया या क्रॉस चेक से पेमेंट कर दिया तो वो खर्चा आपको अलाउड ही नहीं होगा, मतलब उससे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इफ पेमेंट एक्सेस ऑफ ₹10,000 मेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, देन सच अमाउंट विल नॉट बी पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो अब उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब देखो मेरी बात समझना, एक इंटरेस्ट वाले पॉइंट का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो क्या हुआ ना सर, आपने 2 लाख रुपए लोन लिया है मशीन को परचेज करने के लिए 1 अप्रैल को, आपने 1 जुलाई को मशीन परचेज करी, यानी कि 3 महीने के बाद। आपका जो ब्याज लगता है इस पर लगता है 12%। तो सर पूरे साल का ब्याज कितना होगा सर? 24,000। सर 1 महीने की बात करें तो 2,000। सर 3 महीने के बाद हमने मशीन परचेज करी है, तो यानी कि 6,000 का ब्याज हमारा मशीन यूजफुल कंडीशन में आने से पहले का है। तो 6,000 रुपये क्या होगा ना, मशीन आपने खरीदी फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 में, तो आप क्या करोगे ना, 2,50,000 ये सारा खर्चा जोड़ के है, इंस्टॉलेशन वगैरह सबका, प्लस 6,000 जो ब्याज है अप टू पुट टू यूज तक का, तो आपका कॉस्ट बनेगा 2,56,000। इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस 6,000 को आप P&L में नहीं ले जा पाओगे। समझ गए? इसके बाद वाला जो ब्याज लगेगा उसको आप P&L में लेके जाने वाले हो, पर यहां तक के ब्याज को आप P&L में नहीं ले जा पाओगे। चलो, वो आपकी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। चलो यहां तक आप समझे? चलिए सर, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सर आपका खत्म हो गया। कौन सा वाला सर? डेप्रिसिएशन यहाँ पे खत्म हो चुका है आपका, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आपने साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करा है, या आपने करा है, या फिर आपने साइंटिफिक रिसर्च कहीं से करवाया है। तो अगर आपने करा है, इन हाउस रिसर्च है, आपने खुद ने रिसर्च करा है, तो ध्यान रखना, आपने जब अपना बिजनेस चालू किया उसके पिछले 3 साल है ना, वहां के सारे खर्चे जो आपने रिसर्च करे हैं वो सारे खर्चे आपको अलाउड हो जाएंगे। देखना, रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने रिसर्च शुरू कर दी तो मैक्सिमम आपको बिजनेस स्टार्ट करने के पिछले के 3 सालों के खर्चे के आपको रिडक्शन मिलेगा। तो खर्चे कौन कौन से वाले सर?
ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं वो सारे के सारे खर्चे आपको अलाउड हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड, जमीन के खर्चे को छोड़ के। जो आपने जमीन खरीदी है उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सारे खर्चों का यहाँ पे आपको रिडक्शन मिल जाएगा। और सैलरी जो आपने अपने एम्प्लॉइज को दिया है उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा, पर उसमें जो परक्विजिट दिया है उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड मटेरियल एक्सपेंडिचर, जो आपने रिसर्च करी है तो आपने कुछ प्रोडक्शन भी करा होगा ना, तो उस जो आपने मटेरियल खरीदा है उसका एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउड हो जाएगा। एंड मटेरियल एक्सपेंडिचर अलाउड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खत्म। समझे मेरी बात को सर? समझना मेरे एक वापस समझना ना, यहाँ पे आपको कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे अगर आपने खुद ने रिसर्च करा है तो। पहली बात, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने रिसर्च शुरू कर दी, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम पिछले 3 सालों के ही खर्चे अलाउड होंगे। उसमें कौन कौन से वाले? सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़कर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो कौन आपको 2-3 अलाउड है। पहला तो आपको एक होगा मटेरियल का, एक होगा आपको सैलरी का। सैलरी में भी आपको परक्यूजिट का आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा, ओनली सैलरी बेसिक अलाउंसेस, आपको परक्यूजिट का यहाँ पे खर्चा अलाउड नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, समझे मेरी बात को? सर मान लीजिए हमने खुद ने ही रिसर्च कराया पर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में हमने रिसर्च किया है, तो आपको सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़ के। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको सारों का डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे वो सैलरी हो, मटेरियल हो, परक्विजिट हो, कुछ भी खर्चा हो, उसका सबका यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, हमने सर बाहर से रिसर्च करवाया, हमने किसी को पैसा दिया और वहां से उसे रिसर्च करवाया है, तो आपको 100% जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपने कैपिटल एसेट खरीदा है तो पता है आपको, आपने उसको आप उस पर डेप्रिसिएशन भी लेना चाहोगे, पर अगर आपको 100% उसका खर्चा पहले ही अलाउड हो चुका है P&L में, तो उसका आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। इफ एसेट सेल on which deduction under section 35 taken, then PGBP income will lower off। मेरी बात समझना सर, आपने इस एसेट को बेच दिया बाद में, तो आपको पहले P&L में 100% खर्चा अलाउड हो चुका था, तो उसको जब आपने बेचा तो आपका कितना इनकम PGBP एड में टैक्सेबल होगा? कितना होगा सर? जितने में आपने बेचा सेल कंसिडरेशन और जितने में आपने खरीदा था पहले परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट, विच एवर इज लोअर, आपको क्या हो जाएगा सर? PGBP इनकम यहाँ पे बन जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का मशीन पहले परचेज करा था, उसका आपको रिडक्शन मिल गया था, अब आपने उस मशीन को 2-3 साल के बाद में 8 लाख में बेच दिया, तो आपने कितने में बेचा और कितने में खरीदा था, विच एवरेज लोअर आएगा उतना आपका PGBP का इनकम बन जाएगा। चलिए सर एक्सेस कंसिडरेशन फ्रॉम परचेज कॉस्ट विल बी कैपिटल। सिंपल सी बात है ना सर, आपने 10 लाख में मशीन को परचेज करा, आपने बेच कितने में दिया सर? 12 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख रुपए है, ये तो आपका बिजनेस का इनकम बन जाएगा, क्योंकि सेल कंसिडरेशन 12 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, विच एवरेज लोअर आपका इनकम बनेगा PGBP का, तो 10 लाख आपका इनकम बन जाएगा। सर जो एक्स्ट्रा 2 लाख कमाया वो आपका कैपिटल गेन का इनकम माना जाएगा, समझ गए? वो आपका कैपिटल गेन का इनकम यहाँ पे माना जाएगा। चलो, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, इसका अपन यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, 35AD क्या बोलती है कि इसमें कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे बिजनेस दे रखे हैं, अगर इन बिजनेस में अगर वो बंदा डील करता है तो उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करे, चाहे तो वो 35AD के हिसाब से क्या कर सकता है? पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले सकता है। पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या ले सकता है सर? डिडक्शन ले सकता है। ये ऑप्शनल सेक्शन है, ठीक है सर। उसको 100% जो उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया इन बिजनेस में एंगेज्ड है, तो उसको उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब पूरे के पूरे अमाउंट को वो P&L में लेके जा सकता है। बट कुछ एसेट्स दे रखे उसका उसको डिडक्शन नहीं मिलता सर। किस किस का? एक तो जमीन का नहीं मिलता, लैंड नहीं मिलता, गुडविल का नहीं मिलता, और उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोले तो इक्विटी वगैरह। फॉर स्पेसिफाइड बिजनेसेस, सर स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं? कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल 2 स्टार और अबाउ कैटेगरी वाला होटल, अगर वहां पे अगर वो बिजनेस करता है वैसा, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हॉस्पिटल है अबाउ 100 बेड्स और मोर, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, बी कीपिंग, इनलैंड कंटेनर डिपोट, स्लरी पाइपलाइन, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, डेवलपिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर इन बिजनेस में वो इंगेज्ड है सर, ये हमको सारे नाम याद करने हैं क्या?
मेरी बात सुनो, इस नाम को आप 4-5 बार पढ़ लो, आपको थोड़ी थोड़ी क्लिक हो जाएंगे। एग्जाम में वो नाम दिखा ना, आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको हिंट दे देगा थोड़ा, तो 35 AD का, और कुछ आपको भी पता लग जाएगा। इसमें अगर मोस्टली बताओ ना, ये वाले नाम आपको पता होने चाहिए, ये आपको नाम पता होने चाहिए। ये नाम मोस्टली एग्जाम में टेस्ट कर लिए जाते हैं, ये नाम आपको पता होने चाहिए। सर अगर ये 35 AD का आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो बिजनेस आप खुद करते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैनेजर रख दिया, वो आपका बिजनेस कर रहा है, आपने पैसा लगा दिया, आप बढ़िया आप 35 AD में आप डिडक्शन ले रहे हो, नहीं, बिजनेस आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ होटल। अगर होटल चला रहे हो तो आप खुद को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि होटल चलाना बहुत भारी काम होता है, तो आपको बंदा अपॉइंट करना ही पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, बिजनेस और प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। पहली बात तो इस धंधे में अगर आप आ रहे हो, अगर ये रिडक्शन आप ले रहे हो, तो आपका प्लांट एंड मशीनरी और धंधा दोनों ही नए होने चाहिए। बट 20% तक अगर प्लांट एंड मशीनरी पुराना है तो हम चला लेंगे, 20% तक अगर प्लांट एंड मशीनरी पुराना है तो हम चला लेंगे। और अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी बाहर से परचेज करा है, इंडिया के बाहर से परचेज करा है, तो उसको हम न्यू ही मानेंगे, उसके लिए हम आपको यहाँ पे रिडक्शन दे देंगे। डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। अगर आप 100% खर्चे को P&L में ले जा चुके हो तो आपको डेप्रिसिएशन किस बात का मिलेगा। एसेट शुड बी यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए मिनिमम 8 ईयर्स के लिए, मिनिमम 8 सालों के लिए तो बिजनेस में यूज होनी ही चाहिए। अगर आपने 8 साल से पहले अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, एसेट को अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो PGBP का इनकम कितना बनेगा सर, परचेज कॉस्ट और डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर दो, जो अमाउंट बचेगा आपका PGBP का इनकम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 35 AD में आप डिडक्शन नहीं लेते तो आपका जो एसेट होता उसमें से आपको डेप्रिसिएशन मिलता, तो सर डेप्रिसिएशन मिलता तो यही मानो अगर आपने 8 साल से पहले उसको ट्रांसफर कर दिया तो आपका एसेट बिजनेस में यूज हो रहा है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल गया, अब जो बैलेंस बचा वो आपका बिजनेस का इनकम यहाँ पे बन जाएगा, और उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD नॉट टेकन फॉर ईच फुल प्रीवियस ईयर अप टू ट्रांसफर तक की डेट तक आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब जो बचा वो आपका PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसकी बात करते हैं। सर ये क्या होते हैं, सर व्हाट इज द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे, जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उससे पहले जो आपके खर्चे होते हैं, जो आपको बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसका डिडक्शन मिलता है या नहीं मिलता, वो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो सर इसके लिए एलिजिबल कौन रहेगा, इसके लिए एलिजिबल होता है ओनली रेजिडेंट एसएससी, ओनली रेजिडेंट एसएससी, भाई डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फर्म हो, LLP हो, लोकल अथॉरिटी हो, अगर वो रेजिडेंट है तो इस सेक्शन के लिए क्या है सर, एलिजिबल रहेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते क्या है सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी स्टडी करवाई कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सेकंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लीगल फीस, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। जो पब्लिक इश्यू में आपने जो खर्चा किया है वो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आता है। एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ एमलगेमेशन और डीमर्जर, अगर आपने एमलगेमेशन और डीमर्जर के टाइम पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया, मतलब उन कंपनी में आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किया है और फिर उन कंपनी का एमलगेमेशन या डीमर्जर हो गया, तो अलाउड ओनली कंपनी विच एक्चुअली इनकर द एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है सर, अब मेरी बात सुनना, इसमें क्या होगा ना कि दो कंपनी है, एक तो है A एक है B, ये दोनों मिलकर AB लिमिटेड बनने वाली है। A लिमिटेड ने क्या किया सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा कर दिया, प्रिलिमिनरी खर्चा कर दिया, और अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले 5 सालों में मिलता है उसका रिडक्शन। आपने 3 साल के बाद आपका एमलगेमेशन हो गया, तो जो बचा हुआ 2 साल का खर्चा ना वो किसी को भी नहीं मिलेगा, उसका रिडक्शन मिलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि ये खर्चा किसने किया था सर, A लिमिटेड ने किया था। अब आपकी कंपनी AB लिमिटेड है, A लिमिटेड तो जा चुकी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउड ओनली कंपनी विच इज एक्चुअली इनकर द एक्सपेंडिचर। या फिर ऐसा होता है कि AB लिमिटेड बन रही थी, उस बनने से पहले आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कर दिया, किया ना भाई, अगर बिजनेस साथ में ला रहे हैं तो इसका क्या आगे जाके मार्केट बनेगा, या फिर उसकी प्रोजेक्ट कैसा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसकी आपने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवा ली, तो सर उसका खर्चा, तो ये हमेशा ही क्या रहता है आपका, ऐसा रहता है कि हम आपको क्या कहते हैं, एडवाइज करते हैं, आपको एडवाइज करते हैं कि सर अगर जब भी आपका एमलगेमेशन या डीमर्जर हो रहा है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑलवेज आपको नई वाली कंपनी से करवाना चाहिए, पुरानी वाली कंपनी से खर्चा नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर पुरानी वाली कंपनी खर्चा करेगी तो उसको आगे रिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आगे, तो नई कंपनी से उसका खर्चा करवाना चाहिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब मेरी बात समझना, सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, सुनना मेरी बात को,
डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 5 ईयर्स, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको 5 सालों में क्या मिल जाएगा, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट अमाउंट कितना रहेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा अगर इंडियन कंपनी है या फिर कोई अदर है। अगर इंडियन कंपनी है तो एक्चुअल में आपने कितना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे खर्चा करा है, वो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर, इन दोनों का विच एवर इज जो लोअर आएगा उतना आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिल जाएगा। देखो मेरी बात समझना, एक्चुअल में आपने कितना खर्चा किया और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%। सर किसका 5%, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का लें या कैपिटल एम्प्लॉयड का लें, तो ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर उसका अपन 5% लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, इन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर आएगा उतना आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का विच एवर इज हायर का 5% लेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, विच एवर इज जो लोअर आएगा उतना आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा इंडियन कंपनी के केस में। अगर अदर हो तो सर एक्चुअल में आपने कितना खर्चा किया और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जितना आपने अमाउंट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया है नए प्रोजेक्ट के, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर एज पर बुक्स। मेरी बात समझना, फॉर एग्जांपल आपने नया प्रोजेक्ट लगाया तो उसके फिक्स एसेट्स में आपने कितना खर्चा किया वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, या फिर आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए ऐसा किया है तो उसके लिए आपने क्या किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कराया, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना रहेगा, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल आपका ओपनिंग में जो फिक्स एसेट था वो था 50 लाख का, क्लोजिंग में हो गया 1 करोड़ का, तो कितना एक्सटेंड हुआ सर 50 लाख रुपए, तो 50 लाख आपका क्या रहेगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। देखो क्या लिखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट एज पर द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एज पर बुक्स। चलो नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल है, जो आपका डिबेंचर है, जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज पर बुक्स, वो आपका क्या बनेगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा, वो आपका बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जो हायर है उसका 5% लेना है इन केस ऑफ इंडियन कंपनी, उसको कंपेयर करेंगे आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर से। ठीक है चलो समझ में आया सर। देखो यहां से जो फिगर निकलेगा ना उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, हर साल में उसका अपन डिडक्शन ले लेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। चलो यहां तक क्लियर है आपको, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ ज़्यादा भारी भी नहीं है ना, कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप खर्चा कर रहे हो, उस खर्चे का आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 5 सालों में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन कितना होगा, कितना आपने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन केस ऑफ अदर एसेसीज, इन केस ऑफ इंडियन कंपनी एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवरेज लोअर आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सर 5% किसका लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का लेंगे, वो दोनों में से जो हायर है उसका अपन यहाँ पे 5% ले लेंगे। यहाँ पे आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, आपका एम्प्लॉय अपने आप से छोड़ के जा रहा है आपकी कंपनी, तो उसके लिए आपने कुछ खर्चा कर दिया, तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। देखो पढ़ना क्या लिखा है, ये किसको अलाउ होगा सर, सारे एसएससीज को अलाउड है, ऑल एसएससीज को ये अलाउड है। डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन 5 ईयर्स, जितना आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम उसको पैसा दिया है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। और रिमेनिंग एक्सपेंडिचर, अगर आपका एमलगेमेशन या डीमर्जर होता है कंपनी का, तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर आपको जो आपका एमलगेमेटेड कंपनी है या रिजल्टिंग कंपनी है उसको इसका रिमेनिंग का रिडक्शन उसको मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर अलाउड टू एमलगेमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ एमलगेमेशन और डीमर्जर और टू सक्सेसर इन केस ऑफ सक्सेशन। खत्म। मतलब यहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में क्या था कि आगे वाली कंपनी को नहीं मिलेगा, एमलगेमेशन के केस में और डीमर्जर केस में एमलगेमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने खर्चा कर दिया है, तो यहाँ पे आगे वाली कंपनी को भी डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अदर डिडक्शन का बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जनरल बातें लिखी है, जैसे कि अगर आपने क्या किया ना, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा दिया तो उसका प्रीमियम का जो खर्चा आएगा उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आपने क्या किया, अगर आप दूध वगैरह का मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका, तो आपने अगर आपने अपने जानवरों का इंश्योरेंस करवाया उसका आपने जो प्रीमियम पे किया उसका भी आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो, तो उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा, बट आपको अदर देन कैश पे करना पड़ेगा। सर अगर आप अपने एम्प्लॉइज को बोनस या कमीशन देते हो तो उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सर सेक्शन 43B क्या है, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपको ये खर्चा तभी अलाउड होगा जब आपने उसको रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले आपने पेमेंट कर दिया है, एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है, तब आपको इसका रिडक्शन मिलता है।
तो अगर आपने एम्प्लॉइज को बोनस और कमीशन एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अगर आपका ऑडिट होता है तो आपका रिटर्न फाइलिंग का डेट रहेगा 31 अक्टूबर, अगर आपने 31 अक्टूबर तक उसको पेमेंट कर दिया है एम्प्लॉय को, तो ये आपको इसका खर्चा का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस पर्पज, आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट का आपको खर्चे का रिडक्शन मिल जाएगा। पर आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट किसको दे रहे हो? आप दे रहे हो शेड्यूल बैंक को, पीएफआई को, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी को आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। और ये इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है। ठीक है, एक्चुअल में पेमेंट आपने कर दिया अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करने के लिए आपने लोन लिया है, उसका जो ब्याज बनता है उसको आपका रिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, डिसअलाउड, उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। सर इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट मांग रही है, उसी के लिए आपने लोन लिया है, उसी के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसका रिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड आपको अलाउ हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड। सर क्या होता है डिस्काउंट? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है पता है आपको? जीरो कूपन बॉन्ड एक चीज होती है, उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि देखो, गवर्नमेंट या फिर जो भी इश्यूअर वो बोलता है कि ये 100 रुपए का बॉन्ड है, हम अभी आपको 70 रुपए में दे रहे हैं, 70 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, और जब ये मैच्योर होगा ना 5 साल के बाद, हम आपसे 100 रुपए हम आपको वापस दे देंगे। मतलब यहाँ पे कोई ब्याज का सिस्टम नहीं है, 100 रुपए का चीज है, अभी आपको 70 में दे रहे हैं, जब आपसे वापस लेंगे तब हम 100 में ले लेंगे। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर आपको ब्याज नहीं मिल रहा है, बट आपको पहले डिस्काउंट में इश्यू हो गया, उसके बाद आपसे पूरा पैसा आपको दे दिया। तो ये वाला ना जो 30 रुपए जो आपको गेन हुआ है, ये जब तक बॉन्ड का लाइफ है तब तक आपको ये खर्चे का रिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2020 के अंदर क्या किया ना, ये बॉन्ड इश्यू किए थे 70 रुपए में, 70 रुपए में आपने बॉन्ड इश्यू किया, आपने कहा 5 साल के बाद इसका अपन क्या कर देंगे? रीपेमेंट कर देंगे आपको। तो जो कितना करेंगे? 100 रुपए करेंगे। जो 30 रुपए ना डिवाइड बाय 5 करके, क्योंकि लाइफ कितना बॉन्ड का? सिर्फ 5 साल, तो आपको 6 रुपए पर एनम आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय इनटू एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ और एनी अदर फंड एज पर लॉ। अगर आपने उस फंड में पैसा डाला है अपने एम्प्लॉय के लिए, तो उस पैसे का आपको रिडक्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, यानी अगर आपने एक्चुअल में पेमेंट किया है। सर कब तक? सर कब तक? अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। पर ध्यान रखना, अगर आपने कोई अनऑथोराइज फंड में पैसा डाल दिया तो उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, या फिर सर आपने ड्यू डेट तक पैसा नहीं डाला उसमें, अगर आपने ड्यू डेट तक, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने पैसा उसमें नहीं डाला, उसके बाद डाला, तो उस साल में आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। चलो सर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड हैव टू डिपॉजिट अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड। अगर आप अपने एम्प्लॉयज का पीएफ काटते हो, अगर आपने पीएफ की ड्यू डेट तक अगर उसमें पैसा जमा नहीं करवाया, मतलब अगले महीने की 15 तारीख पीएफ की ड्यू डेट होती है, अगर आपने 15 तारीख से पहले पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय का पैसा नहीं डाला, तो आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। परचेज कॉस्ट ऑफ शुगर कैन अलाउड अप टू प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। अगर आप गन्ना खरीदते हो किसानों से या किसी से भी, तो उसका जितना प्राइस फिक्स किया गवर्नमेंट ने, उतने खर्चे का आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। चलो अगला, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पेंशन फंड। आप अपने एम्प्लॉय के लिए पेंशन में पैसा डाल रहे हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के लिए अंडर सेक्शन 80CC(d) सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। मतलब यह है सर, अगर आप एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हो, आपको पैसा कब तक डालना पड़ेगा? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अगर आपने नहीं डाला तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। रिडक्शन कितना मिलेगा सर? रिडक्शन अलाउड टू एम्प्लॉयर, एक्चुअल में उसने कितना पैसा डाला, और 14% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस डीए का 14% आप सैलरी ले लोगे, विच एवरेज जो लोअर आएगा ना, उतना आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। बाकी वाले अमाउंट को यहाँ पे आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दिया इस साल में, उसका सैलरी है 20 लाख रुपए, 20 लाख का 14% निकाल दोगे 1,40,000, और आपने कितना किया सर? 5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो आपको 5 लाख और 1,40,000 विच एवरेज लो रहेगा, उतना आपको रिडक्शन मिल जाएगा। बाकी वाले अमाउंट का आपको यहाँ पे रिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो सर, अगर आप जानवर पालते हो, तो सर जानवर पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनिमल यूज्ड इन बिजनेस अदर देन स्टॉक, डिडक्शन अलाउड व्हेन एनिमल डाइड। जब वो मरेगा ना, तब आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? यहाँ पे आपको कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता भाई, जानवर पे कौन सा डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? डिडक्शन कितना मिलेगा सर? जितने में आपने उस जानवर को परचेज करा था, माइनस मरने के बाद अगर आपने उसको बेचा है, अगर आप निर्दयी आदमी हो, आपने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, आपने उसको किसी को बेच दिया, तो जितने में आपने उसको खरीदा और जितने में आपने उसको बेचा, उसका डिफरेंस का अमाउंट क्या बन जाएगा आपका सर? उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा।
एक्चुअल बेड डेट विल बी अलाउड। सर जो आपका पैसा डूबता है, कोई आपका डेटर है जो जिससे आपको पैसा लेना है, वो आपका पैसा खा के भाग गया, अगर वो एक्चुअल में भागा है ना तभी आपको रिडक्शन मिलेगा, पर प्रोविजन का यहाँ पे आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोविजन बनाते हो कि हमारा पैसा डूबने वाला है तो उसका आपको रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ये ओनली कंपनीज को अलाउड होता है। अगर कंपनी आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा कर रही है, आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए कंपनी खर्चा कर रही है, तो कंपनी को कितना रिडक्शन मिलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो 100% डिसअलाउड, पता नहीं कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, तो उसका 100% आपको डिस्काउंट रिडक्शन मिल जाएगा। पर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, पता नहीं कौन सी चीजें परचेज करेगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है आपके लिए, तो उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको क्या मिलेगा सर? यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे? आपको फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा घर दे दिया उन्होंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको क्या मिल जाएगा सर? यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ जनरल रिडक्शन का। देखो यहाँ पे अपन ने फिक्स पढ़ा था कि भाई इसका होगा तो रिडक्शन मिलेगा, इसका होगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, बट जनरल रिडक्शन का बात करते हैं एकदम जनरल। अगर इनके अलावा भी कोई आपने खर्चा किया है जो एज पर लॉ है, मतलब लीगल खर्चा है, और वो आपने बिजनेस के लिए खर्चा किया है, तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने पूजा पाठ का खर्चा कर दिया दिवाली पे, तो बिजनेस का खर्चा है ना यार, आपने बिजनेस के लिए पूजा पाठ का खर्चा किया, आपको रिडक्शन मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? पूजा पाठ का खर्चा कर दिया, आप बिजनेस में बैठे हो, आपका कोई केस चोरी हो गया, तो उसका आपको रिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। बिजनेस का खर्चा था, लेके भाग गया, मैं क्या करूं उसका, तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट भी दे रखी है, लिस्ट को पढ़ना। देखो अगर आप प्रीमियम पे करते हो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, या फिर कोई आपकी फिल्म चल रही थी, आप प्रोड्यूसर हो फिल्म के, तो आपकी फिल्म बंद हो गई, बट फिल्म बंद होने से पहले आपने आधा काम कर लिया था, उसका जो खर्चा लगा उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अपने एम्प्लॉयज को आप गिफ्ट देते हो, पूजा पाठ का खर्चा करते हो, उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सर शेयर डिबेंचर इश्यू एक्सपेंडिचर आपको हुआ है, बाई बैक, बोनस, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको इसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। आपने सर जीएसटी वगैरह का टैक्स वगैरह पे किया, उसका इंटरेस्ट पे किया है, उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, आप पे करोगे तभी आपको अलाउड होगा। सर आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच कर दिया, मतलब आपने किसी को बोला कि भाई 10 दिन में तेरे को घर बना के दूंगा, आपने 10 दिन में घर बना के नहीं दिया उसको, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे आप एक पेनल्टी लगा दी, तो वो पेनल्टी भी आपको यहाँ क्या हो जाएगी? अलाउड हो जाएगी। ऑडिट फीस वगैरह भी आपको अलाउड हो जाएगी। सर एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड, हाईवे इन बिल्डिंग ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट अलाउ ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड, मतलब आपने टूल बूथ बना दिया रोड के ऊपर, आपने रोड बनाई, फिर गवर्नमेंट ने कहा भाई टोल बना ले और अपना पैसा कलेक्ट कर ले जनता से, तो ओवर द लाइफ ऑफ द पीरियड उसका खर्चा आपको क्या मिल जाएगा? उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ग्लोस साइनिंग बोर्ड, आपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया अपना, तो उस बोर्ड का जो खर्चा आएगा उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अब कौन सा एक्सपेंडिचर जिसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा? ध्यान रखना, ये एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछा जाता है ना, सीएसआर का पॉइंट पूछा जाता है। अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो उसमें देखा होगा सेक्शन 135, उसमें बताते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलता है इनकम टैक्स में, ध्यान रखना। अगर आपने न्यूज़पेपर या फिर पैम्पलेट वगैरह में पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टाइजमेंट दे दिया है तो उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका पीएनएल में डेबिट कर रखा है आपने, तो उसको वापस से आपको प्रॉफिट में ऐड करना रहेगा। अगर सीएसआर भी दे रखा है तो उसको वापस ऐड करना रहेगा आपको। सर यहाँ पे अपन ने क्या देखा था सर शेयर डिबेंचर का इश्यू का एक्सपेंडिचर है, बायबैक, बोनस या डिबेंचर, इनका अगर इश्यू का एक्सपेंडिचर है तो आपको अलाउड होता है। बट अगर आपने आईपीओ लाया, फर्दर पब्लिक ऑफर लाया, राइट इश्यू किया आपने, तो उसके लिए जो आपने खर्चा किया उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। सर ये पॉइंट दोनों जगह आ रहा है, बिल्कुल ये पॉइंट दोनों जगह आ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो अलाउड हो रहा है ना, वहां पे बाईबैक नाम लिखा है, बोनस लिखा है और डिबेंचर लिखा है, ठीक है। जो आपको अलाउड नहीं होता है वहां पे क्या लिखा है सर? आईपीओ, एफपीओ और राइट इश्यू लिखा है, ठीक है। अगर आप शेयर दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, उस समय जो खर्चा होता है वो आपका अलाउड नहीं होगा। बट अगर आप डिबेंचर देते हो, बोनस देते हो, बाईबैक देते हो, तब आपको उसका खर्चा अलाउड हो जाएगा। सर मैंने क्या बताया सर, अगर आप जीएसटी पे करते हो तो आपको उसका खर्चा अलाउड हो जाता है, बट अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो उसका खर्चा आपको अलाउड नहीं होता है। सर अगर आपने किसी भी प्रकार का घूस दिया है तो घूस आपको अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्या करता है ना, एक डॉक्टर बैठता है, डॉक्टर क्या बोलता है कि ये वाली जांच करवानी है, आप सामने वाली मेडिकल से करवा के लेके आ जाओ। मतलब अब वो मेडिकल वाला जांच करके क्या बोलता है ना, डॉक्टर के पास आता है, ये लो 1000 रुपये आपका कमीशन, ये इनलीगल है। ये क्या इनलीगल है? ये आपको अलाउड नहीं होता है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट ही नहीं था, आपने वो अपने बिजनेस में उसका खर्चा बता दिया, वो आपको अलाउड नहीं होगा। आपने डायरेक्टर को ज्यादा सैलरी दे दिया जितना इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट में लिखा ही नहीं है, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि उसको इतना ही सैलरी मिलना चाहिए, आपने उससे भी ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा वाला आपको डिसअलाउड हो जाएगा, वो आपके प्रॉफिट में वापस से ऐड हो जाएगा।
एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल, ने क्या बोला, आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू, और ये भी ऑथोराइज कैपिटल इक्विटी शेयर के बारे में है, तो ये भी आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा। रेफरल कमीशन, मतलब डॉक्टर ने बोला वहां पे जाके चेकअप कराओ, तो उसने आपको कमीशन लाके दिया, वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हार्ट सर्जरी, ध्यान रखना हार्ट की सर्जरी आपने करवाई है, बहुत बड़ा खर्चा है, ये आपके बिजनेस में आपको अलाउड नहीं होता है। पेमेंट फॉर सेटल प्रोसीडिंग इनिशिएशन इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर द नोटिफाइड लॉ, यहाँ इस लाइन का इतना ही मतलब समझो, अगर आपने कोई भी कानून तोड़ा, वो कानून तोड़ने के बाद आपने सेटलमेंट के लिए पैसा दिया है, तो उसका आपको एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। कानून तोड़ने का खर्चा अलाउड नहीं होता है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका खर्चा आपको अलाउड कर देंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब मैं कुछ बात करने वाला हूं इनएडमिसिबल डिडक्शन का, मतलब ये डिडक्शन आपको मिलते ही नहीं है, कौन कौन से नहीं मिलेंगे सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। अगर आपने देश के बाहर पेमेंट कर दिया, अगर आपने कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया बिना टीडीएस काटे, उसके जो आपने उसको जो पैसा दिया ना, उस पर आपने टैक्स नहीं काटा पहले से, बिना टैक्स काटे ही आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो जितना भी आपने पेमेंट किया ना, उसका 100% आपको डिसअलाउड होगा, मतलब उसको आप खर्चे में दिखा ही नहीं सकोगे। फिर अगर आपने पीएनएल में उसको दिखा रखा है, तो आपको अपने प्रॉफिट में वापस से ऐड करना रहेगा। मान लीजिए आपने सर किसी इंडियन बंदे को, किसी रेजिडेंट बंदे को बिना टैक्स काटे हुए पेमेंट कर दिया, बिना टीडीएस काटे हुए पेमेंट कर दिया, ऐसा पेमेंट जिसपे टीडीएस का लायबिलिटी आता था, आपने उसको टीडीएस नहीं काटा, तो उससे आपको 30% का डिसअलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया बिना टीडीएस काटे, तो आपको उसमें से 3,000 रुपए का डिसअलाउड हो जाएगा, 3,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा सर, डिसअलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पेमेंट में आपने 10,000 रुपए दिखा रखा है जिसपे आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आप अपने प्रॉफिट में 3,000 रुपए वापस से ऐड कर दोगे, 30% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। और सर ये वाला जो अमाउंट है ना, अमाउंट अबाउ अलाउड इन द ईयर इन विच सच टीडीएस एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, सर ये ईएल क्या है, ईएल को हटा दो, ये फाइनल लेवल की बात है, इंटर में अपने काम नहीं आने वाली। ठीक है, अगर आपने उसका टीडीएस क्या किया ना, देखो अगर आपने टीडीएस कब काटा, टीडीएस आपको काटा होता है अप टू द रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, आपने रिटर्न फाइलिंग के बाद टीडीएस काटा, तो आपको उस साल में अलाउड होगा जिस साल में आपने एक्चुअल में टीडीएस काटा है, तो अपने इस साल में ये अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मार्च 26 की बात करते हैं अपन मार्च 26 की बात करते हैं, तो इसका रिटर्न फाइलिंग का डेट कब आएगा सर, 31 अक्टूबर अगर आपका ऑडिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो 31 जुलाई। आपने 31 जुलाई तक उसका टीडीएस नहीं काटा, आपने 31 जुलाई तक उसका टीडीएस नहीं काटा, आपने उसका टीडीएस काटा अगस्त में, या फिर आपका लास्ट डेट अक्टूबर है तो आपने नवंबर में उसका टीडीएस काटा है, ठीक है, तो ये आपको फिर 25-26 में अलाउड नहीं होगा, मतलब इस साल के रिटर्न में आपको ये टीडीएस का खर्चा अलाउड नहीं होगा, मतलब जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो अलाउड नहीं होगा, वो आपको अलाउड होगा अगले साल में 26-27 में। और सर कितना अलाउड होगा, जितना आपका डिसअलाउड हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 100% डिसअलाउड हुआ, तो आपको 100% खर्चा अगले साल में अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे आपको 30% डिसअलाउड हुआ, तो 7,000 तो यहाँ पे अलाउड हो चुका था पहले ही, 3,000 रुपये आपको यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। चलिए टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी नॉट अलाउड टू एम्प्लॉयर, ध्यान रखना अगर नॉन मॉनेटरी पर्पज पे अगर आपने एम्प्लॉयर ने आपके लिए टैक्स पे किया है तो वो एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं होगा। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, टैक्सेशन ऑफ फर्म, सेक्शन 40B इंपोर्टेंट लगा लो, सेक्शन 40B टैक्सेशन ऑफ फर्म। चलिए सर आप फर्म में क्या हो सर, पार्टनर हूं मैं, तो पार्टनर को फर्म क्या क्या देती है सर, इंटरेस्ट देती है उसकी कैपिटल पे, इंटरेस्ट देती है, बोनस देती है, कमीशन देती है, रेमुनरेशन देती है। फर्म क्या देती है अपने पार्टनर को, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, ठीक है, ये सब फर्म अपने पार्टनर को देती है। ये सर अलाउड टू फर्म ओनली व्हेन इट इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, तो फर्म अपने पीएनएल अकाउंट में इन खर्चों का तभी डिडक्शन ले सकती है जब ये चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी है पहले से। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है, ये चीजें डीड में लिखा है कि फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट, बोनस, रेमुनरेशन, कमीशन वगैरह नहीं दे सकती, तो वो खर्चा अगर पीएनएल में है तो आपको अलाउड नहीं होगा फर्म को। रेमुनरेशन सर ओनली वर्किंग पार्टनर को अगर दिया है, मतलब सैलरी जो वर्किंग पार्टनर अगर उसको दिया है तभी आपको अलाउड होगा। अगर स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी दे दिया यानी कि रेमुनरेशन दे दिया तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, वो आपको अलाउड नहीं होगा। सर समझे मेरी बात को, सर इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन ये तो किसी को भी दो अलाउड हो जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो डीड में नहीं लिखा तो अलाउड नहीं होगा। रेमुनरेशन अगर डीड में लिखा भी है,
अगर डीडी में लिखा भी है कि नॉन वर्किंग पार्टनर को भी हम रेम्यूनरेशन देंगे, तो भी ओनली वर्किंग पार्टनर को जो आप रेम्यूनरेशन देते हो वो अलाउड होगा, नॉन वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगा। सर रेम्यूनरेशन के लिए एक लिमिट दे रखा है कि जो वर्किंग पार्टनर को जो अपन रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ना, वो इस लिमिट तक ही अलाउड होगा। कितना अलाउड होगा सर? अगर आपके फर्म का प्रॉफिट अप टू ₹6 लाख है, अगर आपके फर्म का प्रॉफिट अप टू ₹6 लाख है, तो बुक प्रॉफिट का 90%, अगर आपके फर्म का जो बुक प्रॉफिट है वो अप टू 6 लाख है, तो 6 लाख तक के प्रॉफिट का 90% और 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर आएगा, उतना आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो। 6 लाख से ऊपर वाला जो बुक प्रॉफिट है उस पर आप 60% का क्या दे सकते हो, यहाँ पे रेम्यूनरेशन दे सकते हो। और ध्यान रखना जो इंटरेस्ट है ना वो मैक्सिमम 12% तक ही अलाउड है। 12% से अगर ज्यादा इंटरेस्ट देते हो आप पर एनम का, वो आपको अलाउड नहीं होगा। अब मेरी बात को समझना, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म है, उसका बुक प्रॉफिट कितना है सर? 9 लाख रुपीज है, तो आप कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने P&L में जो लिखा है वो आपने लिखा है मैंने 7 लाख का रेम्यूनरेशन दे दिया है, मैंने 7 लाख का क्या दे दिया सर? रेम्यूनरेशन दे दिया है। तो यहां से निकालो मैक्सिमम वहां पर कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो। तो सर 6 लाख पे 90% यानी कि 5,40,000, और 6 लाख से ऊपर वाले 3 लाख पे आपका 60% यानी कि 1,80,000। सर 3 लाख पे 60% 1,80,000, ठीक है। रुक जा मेरे भाई, कितना आएगा? क्या आएगा सर? 7,20,000 आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो, और आपने 7 लाख ही दिया है तो आपको 7 लाख अलाउड हो जाएगा, यानी कि 7 लाख वीजा अलाउड होगा, 7 लाख ही आपको अलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप रेम्यूनरेशन कितना देते ना सर, आपने 7 लाख नहीं दिया, आपने रेम्यूनरेशन जो दिया वो दिया 7.5 लाख, तो आपको यहाँ मैक्सिमम 7,20,000 ही अलाउड होने वाला था। 30,000 आपका क्या हो जाता सर? डिस अलाउड हो जाता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। सर फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट ही 2 लाख रुपए का है, सर हमारा प्रॉफिट ही कितना है सर? 2 लाख रुपए का है, तो हमारा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना आएगा? 2 लाख का 90% यानी कितना होता है सर? 1,80,000, और 3 लाख रुपए विच एवरेज हायर आप क्या दे सकते हो सर? रेम्यूनरेशन दे सकते हो। सर हम हायर 3 लाख रुपए देंगे तो हमको लॉस आएगा, बिल्कुल लॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म को भी लॉस हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। चलो सर ध्यान रखना, फर्म के लॉस फर्म ही कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। सुनना क्या लिखा है? लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्म LLP ओनली कैरिड फॉरवर्ड बाय हिम आल्सो, हिम ओनली, वो खुद ही कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, ऐसा नहीं है पार्टनर्स को उसके लॉस मिल जाएंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर प्रोपोर्शन ऑफ लॉस शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड बाय फर्म। मान लीजिए अभी जो फर्म कैरी फॉरवर्ड करती है वो 3 लाख का लॉस कर रही है, और 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया तो उसके हिस्से का 1 लाख का लॉस, मतलब बराबर की पार्टनरशिप है, उसके हिस्से का 1 लाख का लॉस फर्म कैरी फॉरवर्ड अब नहीं कर पाएगी। इन अदर टाइम इट विल बी लैप्स, मतलब वो पार्टनर तो वैसे भी नहीं कर सकता, फर्म भी नहीं कर पाएगी। बट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, वो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ओनली बिजनेस लॉस का उसका जो हिस्सा आएगा ना, उस पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है उसके हिस्से का लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। सर बुक प्रॉफिट आपने कहा सर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, तो सर बुक प्रॉफिट क्या होता है? अब सुनना मेरी बात को, बुक प्रॉफिट क्या होता है? एज पर इनकम टैक्स जो आप बनाओगे अपना P&L, उसमें सारे डिडक्शन वगैरह लेने के बाद जो आपका PGPP का नेट प्रॉफिट आता है, उसमें आप क्या करोगे ना, करंट ईयर का और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे। मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो आप लेस कर दोगे, और जो आपका पुराना जो डेप्रिसिएशन चल रहा है, जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, जो आपका पहले यूज नहीं हुआ था, क्योंकि आपकी एसेट इतनी नहीं थी, अपना इतना प्रॉफिट इतना नहीं था कि आपने उस साल के डेप्रिसिएशन को भी मीट कर सके, तो जो एक्स्ट्रा बच गया, फॉर एग्जाम्पल आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था सर 4 लाख रुपए का, और हमारा डेप्रिसिएशन था पिछले साल का 6.5 लाख का, तो हमारा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से भी ज्यादा था, तो हमारा 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन बच गया जो हमको यूज करना है अभी, उसको बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और जो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है उन दोनों को आप लेस कर दोगे। अब जो बैलेंस आएगा उसमें आपने जो रेम्यूनरेशन अपने बुक्स में दिखाया है, जो P&L में आपने डेबिट किया है, वो ऐड कर दोगे, तो आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा, उसका आपको 90%, और उसके 5-6 लाख के ऊपर वाले बुक प्रॉफिट का आपको 60% यहाँ पे लेना रहेगा। अब आगे देखने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्या लिखा है सर? अगर आपने किसी को पेमेंट किया 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, पेमेंट टू रिलेटिव, पहली बात तो लिखा पेमेंट टू, अगर आपने रिलेटिव को पेमेंट किया, अगर आपने अपने रिलेटिव को पेमेंट किया और जो रीजनेबल से भी आपने जो ज्यादा पेमेंट किया उतना आपको अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी दुकान में क्या करते हो ना, अपनी वाइफ को जॉब पे रखते हो, अपनी वाइफ को आपने जॉब पे रखा, उसको सैलरी दिया 50,000 रुपये पर मंथ,
फिर पता लगा उसके पास तो क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका क्वालिफिकेशन है 10,000 रुपए की जॉब करने का, आपने उसको 50,000 रुपए दिया है, तो रीजनेबल कितना है सर 10,000, तो 40,000 आपको क्या हो जाएगा सर डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 आपको अलाउड हो जाएगा, 40,000 आपको क्या हो जाएगा सर डिसअलाउड हो जाएगा। सर पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन कैश, बेयर चेक या फिर क्रॉस चेक से अगर आपने पेमेंट कर दिया है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर दिया, बेयर चेक से पेमेंट कर दिया, फिर क्रॉस चेक से पेमेंट कर दिया, तो वो आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा। बट ये लिमिट ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 हो जाता है, ये लिमिट ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 का हो जाता है, और रिटायरमेंट अगर आप बेनिफिट पे कर रहे हो तो उस टाइम ये लिमिट आपका 50,000 हो जाता है। सिंपल सा है ना। देखो मोस्टली जो एग्जाम में आता है ना वो 2 पॉइंट पूछता है, कौन कौन से सर, एक तो ट्रांसपोर्टर का पूछता है कभी कभी, या फिर पूछता है नॉर्मली ये वाला कि आपने किसी भी बंदे को 15,000, अगर आपने किसी भी बंदे को सिंगल डे में सिंगल बंदे को अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट कर दिया तो आपको डिसअलाउड हो जाएगा। अब ध्यान रखना सर ग्रेचुटी है ना, अगर आपने ग्रेचुटी का प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी आपको अलाउड नहीं होगा। ध्यान रखना इनकम टैक्स में आपको कोई भी प्रोविजन आपको अलाउड नहीं होता है, ये नोटिस कर लेना, जब भी क्वेश्चन में है ना प्रोविजन वर्ड तो आपको अलाउड नहीं करना है उसको। पर ग्रेचुटी के केस में ध्यान रखना अगर एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से अगर वो ग्रेचुटी का प्रोविजन बना है जो इस साल में आपको पेमेंट करना ही है तो वो वाला प्रोविजन आपको अलाउड हो जाता है, बाकी कोई भी प्रोविजन आपको अलाउड नहीं होता है। देखो क्या लिखा, बट पेमेंट टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बिकम पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अलाउड। अगर आपको इस साल में चुकाना ही है उसका आपने अगर प्रोविजन बनाया है तो वो आपको अलाउड हो जाता है, बाकी वाला कोई भी प्रोविजन आपको अलाउड नहीं होता है। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि आपने जो ये ग्रेचुटी का जो प्रोविजन हमने बनाया है वो एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से बनाया है तो आपको अलाउड करना है, अदरवाइज आपको प्रोविजन अलाउड करना ही नहीं है, किसी भी टाइप का प्रोविजन आपको अलाउड नहीं करना है यहाँ पे। चलो एक्सपेंसेस अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस 43B जिसका आपने रेफरेंस इतनी देर से देख रहे थे उस सेक्शन को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये कुछ खर्चे हैं अगर आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अगर आपने पेमेंट कर दिए तभी आपको अलाउड होंगे, अदरवाइज ये खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे। कौन कौन से सर, कोई भी टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स है या फीस है, जीएसटी का कोई फीस है, इंटरेस्ट चुका रहे हो जीएसटी का, जीएसटी पे कर रहे हो, ये आपको तभी अलाउड होंगे जब आपने उसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एसपीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या न्यू पेंशन स्कीम में अगर पे करता है एम्प्लॉय के लिए उसका आपको तभी डिडक्शन मिलेगा जब वो उसको एक्चुअल में पे कर देता है अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सर बोनस कमीशन अगर वो देता है या इंटरेस्ट पे करता है लोन पे, जो आपने देखा था ना किससे लोन लिया, एनबीएफसी से लिया है या फिर स्पेसिफाइड बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो उनका इंटरेस्ट उसको तभी अलाउड होगा जब उसको एक्चुअल में पेमेंट कर देता है। सर लीव एनकेशमेंट का पैसा है या फिर इंडियन रेलवे को उसको कोई भी पेमेंट देना है, इंडियन रेलवे को अगर उसको कोई भी पेमेंट देना है तो वो उसको तभी अलाउड होगा जब वो एक्चुअल में इंडियन रेलवे को पेमेंट दे देता है, उसको तभी अलाउड होगा जब वो इंडियन रेलवे को एक्चुअल में वो पेमेंट दे देता है। पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इसका अमेंडमेंट जब आया था ना तब एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया था इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। अगर आप क्या करते हो ना सर, अगर आप क्या करते हो ना एमएसएमई, अगर एमएसएमई नाम सुना होगा ना आपने एमएसएमई, अगर इफ दो फर्में हैं जिनके बीच में आप माल का आदान प्रदान होता है मतलब परचेज सेल होता है, उनका पेमेंट उनको कब तक कर देना चाहिए, अगर वो पेमेंट अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि भाई मैं तेरे को माल बेच रहा हूं तो मेरे को इतने दिन में पेमेंट कर देगा, अगर उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट मैक्सिमम 45 डेज में उसको आपको पेमेंट कर देना चाहिए। अब चाहे वो एग्रीमेंट 90 दिन का हो, 100 दिन का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैक्सिमम 45 डेज में उसका पेमेंट कर देना चाहिए। बट अगर दोनों में एग्रीमेंट नहीं है तो अब मैक्सिमम उनको 15 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का, मैक्सिमम उनको 15 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। सर किसको बोलते हैं माइक्रो, किसको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में जिस बिजनेस ने 1 करोड़ या उस तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और टर्नओवर उसका 5 करोड़ तक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलते हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, उसको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो सर माइक्रो और स्मॉल किसको बोलते हैं, यहाँ पे यार थोड़ा सा करेक्शन है ना, ये लिमिट थोड़ी पुरानी लिखी हुई है यार, ये अमेंड करना रह गया। चलो एक काम करो ना, फटाफट इसको करेक्ट कर लो ना, यहाँ पे आप कर दो 2.5 करोड़। सर माइक्रो बोलेंगे जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना सर 2.5 करोड़ है और जिसका टर्नओवर कितना सर अप टू रुपीज 10 करोड़ है, अप टू रुपीज कितना सर 10 करोड़ है। इसका मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो वगैरह, ठीक है, डोंट वरी। सर स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सी होती है सर, जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ और जिनका टर्नओवर
कितना सर, 100 करोड़ तक है, तो आपका रहता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो रहता है आपका सर स्मॉल एंटरप्राइजेस। चलिए सर, अगला सेक्शन, सेल कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। सेल कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ध्यान रखना सेल कंसिडरेशन कितना रहता है, एसडीवी और सेल प्राइस विच एवर इज हायर होगा उसको आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। सेल कंसिडरेशन की बात करते हैं सर, ध्यान रखना सर, गवर्नमेंट ने बोला है अगर लैंड एंड बिल्डिंग आप बेचते हो तो उसके केस में आपका सेल कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, आप कितने में भी बेच सकते हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जितना आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और जितने में आपने उसको बेचा विच एवर इज हायर होगा वो आपका सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। बट अगर आपका जो सेल वैल्यू है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उन दोनों का बीच का डिफरेंस 10% का ही है, इफ एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल प्राइस देन आपका सेल कंसिडरेशन आपका सेल प्राइस ही बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया ना, एक बिल्डिंग को 10 करोड़ में बेच दिया, पर पता लगा उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 15 करोड़ रुपए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 10 में कितना परसेंट ऐड करेंगे तो अपना 15 करोड़ आएगा सर, 50%, इन दोनों का डिफरेंस है 50% का। तो यहाँ पे जो आपका एसडीवी है ना वही आपका सेल कंसिडरेशन बन जाएगा, मतलब आपको 15 करोड़ आपका क्या होगा सर, सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा होता कि आपका जो सेल प्राइस है वो है 10 करोड़ और जो आपका एसडीवी निकल गया है वो है 10.5 करोड़, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 10% से कम है, यानी कि अगर अपन 10 करोड़ में 10% ऐड करेंगे तो 111 करोड़ होते हैं, 11 करोड़ होते हैं, तो 11 करोड़ के अंदर अंदर आपका एसडीवी है तो आपका 10 करोड़ ही आपका सेल कंसिडरेशन बन जाएगा, 10 करोड़ आपका क्या बन जाएगा सर, सेल कंसिडरेशन यहाँ पे बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ एसडीवी इज अप टू 110% ऑफ सेल प्राइस देन सेल कंसिडरेशन क्या होगा सर, आपका सेल प्राइस ही आपका सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। सर यहाँ पे अपन को देखने वाली बात ये होगी सर, अपन जब बिल्डिंग परचेज करते हैं तो एक दिन में तो परचेज करते नहीं है, आज अपन ने जाके बिल्डिंग को देखा, आप आज अपन ने उसको थोड़ा साइनिंग अमाउंट दे दिया, उसके बाद अपन रजिस्ट्री बाद में करवाते हैं, तो अपन कौन से वाले दिन का एसडीवी लेंगे, पता लगा आपको। इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट, जब आपने एग्रीमेंट किया परचेज करने का या सेल करने का और जब आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया वो दोनों ही डेट अलग अलग रहती है, तो अपन कौन से वाले दिन का आपका क्या लेने वाले हैं सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ध्यान रखना, if date of agreement or date of registration is not same then SDV on the date of agreement can be taken if amount full or part payment is received through account pay check, account pay demand draft, electronic clearing system या any other electronic mode on or before date of agreement। मेरी बात समझना, सबसे पहले क्या होगा ना, आप एग्रीमेंट कराओगे अपनी जमीन का, लेने का देने का जो भी कर रहे हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे यहाँ पे। तो सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन कौन से वाले दिन का लेंगे, आप सेलर हो तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप कौन से वाले दिन का लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्रीमेंट किया है और यहाँ पे आपने क्या किया, उसको रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो सर कौन से वाले दिन का आप एसडीवी लेने वाले हो। यहाँ पे एसडीवी था आपका 10 करोड़, यहाँ पे था 12 करोड़, तो अगर आप 12 करोड़ लेते हो, आपने जितना सेल किया है वो किया आपने 9.80 करोड़ में, अगर यहाँ पे अगर आप लेते हो तो विच एवर इज हायर, बट अगर ये 110% तक है तो अपन सेल कंसिडरेशन ही लेने वाले हैं, सेल कंसिडरेशन को सेल प्राइस अपना क्या बन जाएगा सर, सेल कंसिडरेशन बन जाएगा, तो यहाँ पे अपन का सेल कंसिडरेशन कितना है सर 9.8 लाख। बट अगर यहाँ की बात करें तो 9.8 में अगर अपन 10% ऐड भी करेंगे ना तो 12 करोड़ नहीं आने वाला, तो यहाँ पे अपना सेल कंसिडरेशन 12 करोड़ बन जाएगा, तो अपन को ज्यादा अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर कौन सा वाला अमाउंट लेंगे, कौन सा वाला एसडीवी अपन यहाँ पे लेने वाले हैं, तो यहाँ पे लॉ में लिखा है अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट यानी इस दिन वाले दिन अगर आपको 1 रुपया भी अकाउंट पे चेक से मिल गया, डिमांड ड्राफ्ट से मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिल गया, मतलब बोलते हैं ना शाही देते हैं अपन, वो वाला अगर आपको 1 रुपया भी यहाँ पे मिल गया है और इन मोड से मिला है, किस मोड से मिला है सर, अगर इन मोड से मिला है अगर आपको 1 भी रुपया, तो आपका एग्रीमेंट के डेट का ही हम एसडीवी यहाँ पे लेने वाले हैं, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन का डेट या आपका एसडीवी आपका क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे फॉर कैलकुलेशन आपका यूज होने वाला है यहाँ पे। चलिए सर नेक्स्ट सेक्शन, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर जो अपन टैली में बुक्स मेंटेन करते हैं ना, तो किन किन बंदों को कंपल्सरी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। कौन कौन सर, मेडिकल फील्ड के हो, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, सीएस, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंट, लीगल या फिर फिल्म आर्टिस्ट हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय द नोटिफाइड प्रोफेशनल्स। इनको तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे सर कब, जब इनका ग्रॉस रिसिप्ट है ना लास्ट 3 सालों में, लगातार लास्ट 3 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा है, मतलब पिछले साल भी 1.5 लाख से ज्यादा है इसका रिसिप्ट, उसके पिछले साल भी ज्यादा था और उसके पिछले साल भी ज्यादा था, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और लाइकली टू एक्सीड, और लग रहा है कि इस साल में भी एक्सीड कर जाएगा 1.5 लाख से, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर, कैश अकाउंट,
कैश बुक उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अपना जर्नल उसको मेंटेन करना पड़ेगा, लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, और 25 रुपए से ऊपर का कोई भी बिल है उसके पास परचेज का तो उसका उसको कार्बन कॉपी रखना पड़ेगा अपने पास। उसका अपने पास क्या रखना पड़ेगा, उसको कार्बन कॉपी रखना पड़ेगा। और जो उसका जो बिल है वो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। और जो खर्चों के एक्सपेंडिचर है जो उसने खर्चा किया, देखो 25 रुपए का ऊपर का बिल है तो उसके पास कार्बन कॉपी होना चाहिए। अगर 50 रुपए से ऊपर का बिल है तो उसके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए, ओरिजिनल उसके पास बिल होना चाहिए। सर अगर अदर केस की बात करें, अगर मान लीजिए उसका रिसिप्ट 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, 1.5 लाख से उसका ऊपर रिसिप्ट नहीं है, किसी भी 3 सालों में से 1 साल में नहीं है, तो उसको इतने बुक्स मेंटेन करने हैं जितने से असेसिंग ऑफिसर उसका क्या कर सकते हैं सर, असेसमेंट कर सके, उसके इनकम को चेक कर सके, उतने उसके पास बुक्स होने चाहिए। सर मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तो अपन ने बात की नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की, तो यहाँ पे नोटिफाई कर रखे हैं। अब अदर की बात करते हैं, अदर को कब कब मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपका प्रॉफिट या फिर बिजनेस का टर्नओवर पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा होता है या फिर टर्नओवर आपका 25 लाख से ज्यादा होता है तो आपको बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको लगता है कि इस साल में मेरा ज्यादा हो जाएगा। सर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो उसी केस में अगर पिछले 3 सालों में किसी भी साल में अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है और लग रहा है कि इस साल में भी हम एक्सीड कर जाएंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करने रहेंगे। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है उसको आपको 6 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा, मिनिमम 6 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद चाहो तो आप उसको जला दो, भगा दो या कुछ भी कर दो, पर 6 साल तक आपको बुक्स को अपने पास रखना पड़ेगा। सर अब जो बुक्स रखी है उसकी ऑडिट कब करवानी पड़ेगी, उसकी सर ऑडिट कब करवानी पड़ेगी, तो ध्यान रखना अगर आप बिजनेस में एंगेज्ड हो, फॉलोइंग हैविंग कंपलसरी ऑडिट, उनको कंपलसरी ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में एंगेज्ड हो और आपका टर्नओवर कितना सर 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। बट यहां पे ध्यान रखना अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ये 1 करोड़ का लिमिट आपका 10 करोड़ का बन जाएगा। अगर आप क्या करते हो ना, केस का जो ट्रांजेक्शन करते हो, केस में लेना देना जो भी करते हो वो अप टू 5% तक करते हो। देखो क्या लिखा है, द लिमिट ऑफ 1 करोड़, लिमिट ऑफ 1 करोड़, लिमिट ऑफ 1 करोड़ है ना, लिमिट ऑफ 1 करोड़ बिकम 10 करोड़ इफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट का कितना सिर्फ 5% तक ही है। अगर टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का 5% तक ही अगर आपका कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है तो आपका 1 करोड़ का लिमिट क्या बन जाएगा सर, ये आपका 10 करोड़ का बन जाएगा। सर अगर आपका प्रोफेशन है और आपका जो ग्रोस रिसिप्ट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। या फिर कोई बंदा है जो 44 एडी एडीए ये हटाना, ये हटा दो, ये हटा दो मेरे भाई, हाँ 44 एडी एडीए और एई में जो सेक्शन है उनमें जो दिखा रखा है कि आपको इतना तो प्रॉफिट बताना ही पड़ेगा अगर आप इन सेक्शन में बिना ऑडिट करवाए अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हो। अगर उससे भी आप कम प्रॉफिट बताते हो तब भी आपको यहाँ पे ऑडिट करवाना पड़ेगा, तब भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर 3 कंडीशन में आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, कौन सा सर, पहला तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, दूसरा सर अगर आपका ग्रोस रिसिप्ट प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, या फिर आप 44 एडी एडीए या एई के अंदर जो प्रॉफिट बताना होता है उससे भी अगर कम प्रॉफिट बताते हो तो आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। और थर्ड क्या लिखा सर, आपका जो 1 करोड़ का लिमिट है ना वो आपका 10 करोड़ का बन जाएगा, 1 करोड़ का जो लिमिट है वो आपका 10 करोड़ का बन जाएगा। अगर आप क्या करते हो ना, आपका केस रिसिप्ट और केस पेमेंट टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का अप टू 5% तक है तो आपका ये लिमिट 10 करोड़ का यहाँ पे बन जाएगा। सर अगर हमने ऑडिट करवाने का हमारा था लाइबिलिटी, हमने नहीं करवाया, तो अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया, अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया तो टर्नओवर का 0.5% और 1.5 लाख विच एवर जो लो रहेगा उतना आपका पेनल्टी लग जाएगा, उतना आपका पेनल्टी लग जाएगा। और ऑडिट आपको कब करवाना है सर, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले, यानी कि जिनको ऑडिट करवाना होता है उनका ड्यू डेट रहता है 31 अक्टूबर, तो 30 सितंबर तक आपको बुक्स का ऑडिट अपना करवाना रहेगा, 30 सितंबर तक आपको बुक्स का अपना ऑडिट करवाना रहेगा। चलिए 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 नेक्स्ट रिवाइज करते हैं अपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शंस 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई। सर व्हाट इज 44 एडी, व्हाट इज 44 एडीए, व्हाट इज 44 एई। देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, या तो आप नॉर्मल प्रोविजन से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, अपना ऑडिट करो, अदरवाइज अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट तक है तो आप क्या कर सकते हो, इन सेक्शंस में अपना इनकम शो कर सकते हो, वहां पे आपको ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है, वहां पे आपको ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। तो सर 44 एडी में आपका इनकम टैक्सेबल होने के लिए आपका कौन कौन सा कंडीशन मीट होना जरूरी है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एलिजिबल एसएससी कौन होगा। तो एलिजिबल आपका एसएससी रहेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल,
रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ या फिर फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी वो नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और 80IA to 80 RRB। एनी बिजनेस एक्सेप्ट सेक्शन 44AE एजेंसी बिजनेस और कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब मेरी बात समझना, यहाँ क्या लिखा सर, कौन सा एसएससी एलिजिबल होगा 44AD में रिटर्न भरने के लिए, अपना इनकम 44AD में डिक्लेयर करने के लिए? तो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी जो 10AA 80IA to 80 RRB में अपना इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है और जो इन बिजनेसेस में एंगेज्ड नहीं है, सेक्शन 44AE वाले बिजनेस में एंगेज नहीं है, यानी कि ये वाले बिजनेस में एंगेज नहीं है, और सेकंड एजेंसी बिजनेस में एंगेज नहीं है, मतलब किसी दूसरे प्रोडक्ट की एजेंसी लेके वो बिजनेस नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बिजनेस में वो एंगेज नहीं है, या फिर कमीशन ब्रोकरेज के बिजनेस में एंगेज नहीं है, तो वो बंदा अपना इनकम 44AD में डिक्लेयर कर सकता है। सर 44AD में डिक्लेयर करने के लिए आपका टर्नओवर किस लिमिट तक ही होना चाहिए? देखो, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और गुड्स कैरिड लिमिटेड बिजनेस हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट अप टू ₹2 करोड़ इन प्रीवियस ईयर। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ का है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ का है, तो आप 44AD में आप रिटर्न भर सकते हो। मतलब 1 करोड़ से ऊपर आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, बट अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है तो आप 44AD में रिटर्न भर सकते हो, आपको ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। तो सर 44AD में रिटर्न भरने से होगा क्या? 44AD में क्या दे रखा है? आपका एक फिक्स परसेंटेज दे रखा है कि आपको टर्नओवर का इतना परसेंट तो आपको प्रॉफिट बताना ही पड़ेगा, उस पर आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप उतना प्रॉफिट दिखा देते हो तो आप अपना रिटर्न 44AD में भर सकते हो। सर जो 2 करोड़ का लिमिट है ये 3 करोड़ का हो जाएगा। 2 करोड़ का लिमिट कितना हो जाएगा सर? 3 करोड़ का हो जाएगा इफ एग्रीगेट रिसिप्ट फ्रॉम कैश, बैड चेक और क्रॉस चेक इज अप टू 5%। टोटल रिसिप्ट का अगर 5% तक ही कैश से है, बीएड चेक से या क्रॉस चेक से है, तो आपका ये 2 करोड़ का लिमिट कितना हो जाएगा सर? 3 करोड़ का हो जाएगा। चलिए प्रेजेंटिव इनकम की बात करते हैं। सर कितना इनकम आपको दिखाना पड़ेगा? अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट बाय अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कितना है सर? सर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ तक है तो आपको 6% ऑफ टर्नओवर आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, अगर आपका पूरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है तो, मतलब आप कैश में काम नहीं करते हो। अगर आप कैश में काम करोगे तो आपके टर्नओवर का आपको 8% यहाँ पे आपको 44AD में आपको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं, मेरी बात समझना। फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर 1.80 करोड़, इसमें आपने बोला कि सर मैं 20 लाख तो मैंने कैश से ट्रांजेक्शन किया है और 1.60 करोड़ मैंने अकाउंट से करा है, ठीक है? तो 1.60 करोड़ का तो आपको 6% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और इसका आपको 8% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। यहाँ का जो प्रॉफिट आएगा ना, ये 6% और 8% टोटली आपका प्रॉफिट है, इस पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपेंडिचर का इसके अगेंस्ट में आप डिडक्शन नहीं ले सकते। इस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपका टैक्स बनता है तो। समझ गए मेरी बात को? चलो सर समझ गए, चलो सर हम समझ गए। सर एग्जम्पशन और डिडक्शन की अगर बात करें तो कौन कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलेंगे इस इनकम के अगेंस्ट में? नो डिडक्शन एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 32, 38 एंड 40B। सर कोई भी एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इस इनकम के अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया ना यार, आपका टोटल टर्नओवर का 8% या 6% हम प्रॉफिट मानेंगे, उस पर हम आपसे टैक्स लेंगे, उसके अगेंस्ट में भी अगर डिडक्शन लोगे तो प्रॉफिट बचेगा ही कितना। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा प्रेजेंटिव इनकम का मतलब होता है इतना आपका इनकम हुआ है, इतना हम मान के चल रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हो कि आपका 6% मार्जिन है या 8% मार्जिन है तो अपना ऑडिट करवा लीजिए, अपना ऑडिट करवा लीजिए। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं अगर आप 44AD में रिटर्न भरते हो। अगर आप 44AD में रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अपना करना पड़ेगा। चलिए अदर की बात करते हैं। सर एडवांस टैक्स का पता है एक प्रोविजन होता है कि आपको 4 किस्तों में एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 44AD में अपना रिटर्न भरते हो तो आपको एक ही किस्त में 15 मार्च को पूरा एडवांस टैक्स जमा करवाना है, आपके लिए 4 किस्तें नहीं है। और अगर बंदा सर एक बार 44AD में आ गया तो वो 44AD से 5 साल तक जा नहीं सकता, अगर वो चला गया तो वापस कभी आ नहीं सकता। देखो क्या लिखा है, इफ एसएससी डिक्लेयर इनकम एज पर 44AD एंड सब्सिक्वेंटली नॉट डिक्लेयर इनकम एज पर सेक्शन 44AD then he not be eligible for declaring under section 44AD for next 5 consecutive years। मतलब अगले 5 सालों के लिए वो 44AD में अपना रिटर्न भर ही नहीं पाएगा। अगर उसने 44AD में रिटर्न भरना स्टार्ट किया और एकदम से उसने बंद कर दिया या फिर अपना बुक्स का ऑडिट करवा लिया तो उसके अगले 5 साल तक वो 44AD में रिटर्न नहीं भर सकता। या तो ऑडिट करवाओ या उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उसको ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है, पर वो 44AD में अपना रिटर्न नहीं भर सकता। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? सर ये हम समझ गए 44AD का। सर 44AD क्या है? देखो
अगर आप क्या हो सर, आप हो रेजिडेंट इंडिविजुअल या फर्म हो, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फर्म हो जो 44AA वाले प्रोफेशन में इंगेज हो, आप प्रोफेशन में इंगेज हो, तो अगर आपका ग्रोस रिसिप्ट अप टू 50 लाख तक है, अगर आपका ग्रोस रिसिप्ट अप टू 50 लाख तक है, तब सर आपको ऑडिट करवाने का भी जरूरत नहीं है। पर सर आप 44AD में अपना रिटर्न भर सकते हो, आप अपने ग्रोस रिसिप्ट का 50% अगर आप प्रॉफिट बता दो तो ग्रोस रिसिप्ट का आपको 50% में प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये जो 50 लाख का लिमिट है इससे 75 लाख का हो जाएगा अगर आपका कैश, बियर चेक या फिर क्रॉस चेक से 5% तक ही रिसिप्ट है तो। समझे मेरी बात को? चलिए सर, आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, 100% एडवांस चेक्स आपको 15 मार्च तक ही जमा करवाना पड़ेगा। ये सेम टू सेम प्रोविजन है इसमें भी। अगर अपन बात करें 44AE का, अगर अपन 44AE का बात करें तो यहाँ पे सर एलिजिबल एसएससी कौन रहेगा? यहाँ पे एलिजिबल एसएससी रहेगा कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी या फिर कंपनी जो गुड्स कैरीज का काम करती है, मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह अपना माल लेके जाती है, दूसरी दुकान वालों का या फिर किसी भी बंदे का। सर यहां पे ध्यान रखना, इस सेक्शन में अपना इनकम डिक्लेयर करने के लिए उस ट्रांसपोर्टर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। ट्रांसपोर्टर बिजनेस हैविंग नॉट मोर देन 10 गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं है कि सर 1 अप्रैल को उसका क्या था ना, उसके पास 9 व्हीकल थे, उसने साल में 2 और खरीद लिए और साल के एंड में उसने पहले 3 बेच दिए और 31 मार्च को उसके पास सिर्फ 8 व्हीकल ही है। साल में किसी भी टाइम उसके पास 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक टाइम में उसके पास 11 हो गए थे, तो वो 44AE में रिटर्न नहीं भर सकता, ध्यान रखना, वो 44AE में रिटर्न नहीं भर सकता। सर अगर उसके पास 10 से कम गुड्स व्हीकल है, गुड्स कैरीज व्हीकल है, तो उसको कितना अपना इनकम दिखाना पड़ेगा 44AE में? ध्यान रखना, अगर जो व्हीकल है उसका ग्रोस वेट 12 टन से कम है, अप टू 12 टन तक है, तो उसको 1000 रुपए पर टन पर मंथ का अपना इनकम शो करना पड़ेगा व्हीकल का। 1000 रुपए पर टन पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पूरा इनकम आ जाएगा उस व्हीकल का कितना है, पार्ट मंथ कंसिडर्ड एज फुल। ध्यान रखना, अगर आपने एक महीने में 2 दिन भी व्हीकल को यूज किया है, मतलब आपने 28 मार्च को व्हीकल या फिर 28 अप्रैल को अपना व्हीकल खरीदा है, तो अप्रैल का पूरा 1000 रुपए काउंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन तो खरीदा था सर हमने, इसको काउंट मत करो, इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, अदर व्हीकल की बात करें तो ये तो हाईवे व्हीकल का, ये तो बात हुआ हैवी व्हीकल का। अब अदर व्हीकल का बात करते हैं तो 7500 रुपए पर मंथ का आपका इनकम यहाँ पे माना जाएगा पर व्हीकल, नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पूरे साल का इनकम आ जाएगा। और यहाँ पे जो पार्ट मंथ है वो आपका फुल मंथ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और सेम टू सेम प्रोविजन है, कोई भी खर्चे का रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स आपको 4 इंस्टॉलमेंट में ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 44AD या ADA की तरह ऐसा नहीं कि आपको एक इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चलो। सर आपके पास एक हैवी व्हीकल है, ठीक है, उसका वेट कितना सर? 15 टन है उसका वेट। तो अपना इसका इनकम निकालना है। ये अपने कब परचेज किया था? ये अपने परचेज किया था 26 मई को परचेज किया था अपने, ठीक है। इसका इस साल का इनकम कितना होगा अगर वो 44AE में रिटर्न भरता है तो सर यहाँ पे अपना होगा 1000 रुपए पर टन। तो इसका कितना वेट है सर? 15 टन है, इंटू 15 कितना हुआ सर? 15,000 रुपए पर टन। और पर मंथ का इनकम है, एक ट्रक का कितना हुआ सर? पर मंथ का इनकम हो गया ट्रक का। अब कितने मंथ है सर? मई से लेके मार्च, पूरे 11 महीने, 4 दिन यूज किया पर महीना पूरा काउंट करेंगे, इंटू 11 महीने। तो एक व्हीकल का कितना इनकम आया सर? आपका एक व्हीकल का इनकम आएगा 1,35,000। ये आपका यहाँ पे इनकम रहेगा, मतलब पर टन पर मंथ 1000 रुपए। अगर 15 टन का व्हीकल है तो 1000 इंटू 15,000 रुपए। ये एक महीने का इनकम आ चुका है एक ट्रक का। अगर आपके पास 5 ट्रक है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे आप, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ से करोगे, कितने महीने अपने साल में काम में लिया बोले तो कब अपने परचेज किया वहां से लेके पूरा मंथ ईयर एंड तक, या फिर कब तक उसको बेच दिया वहां तक का। समझे मेरी बात को? जहां से आपने इसको खरीदा है, ऐसा नहीं करेंगे सर यूज कब करना स्टार्ट किया, नहीं, जब खरीदा तभी से इसका इनकम काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 44A। आई होप आपको यहां तक समझ में आया, यहां आके अपना पूरा चैप्टर नंबर 5 PGBP यहां आके अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट रिवीजन है। और बताना सर आपको लेक्चर कैसे लगे और आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जो समझ में नहीं आया उसका कमेंट डालो, समझ में आया तो भी कमेंट डालो यार कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, और लाइक करना लेक्चर को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।